नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है कार्यकर्ता कहीं। जाहिर है जो नींव के पत्थर होते हैं उनकी वजह से ही कंगूरे चमकते हैं और किसी भी पार्टी की नींव कार्यकर्ता ही रखता है। और कुछ इसी सोच के साथ हमने अलग अलग राजनीतिक दलों, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ तो कांग्रेस और बीजेपी का ही दबदबा है। इन दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं से हमने संवाद की एक प्रक्रिया शुरू की है, क्योंकि आज जो शिखर पर चमक रहे हैं कंगूरे बनकर, यानी जिसको आप गुंबद कह सकते हैं या मंदिर का शिखर कह सकते हैं, वो भी कभी कार्यकर्ता थे। हाँ, ये अलग बात है कि उनकी मेहनत, परिश्रम और कुछ प्रतिशत भाग्य ने इतना साथ दिया कि एक सामान्य कार्यकर्ता से शिखर का सफर उन्होंने तय कर लिया। और हर कार्यकर्ता के मन में ये आस होती है कि एक दिन वो भी चमकेगा, होना ही चाहिए। कोई क्रिकेट खेल रहा है तो उसकी इच्छा है, अगर प्रोफेशनली खेल रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम में खेले। अभिनेता है तो उसकी इच्छा है कि एक दिन वो बॉलीवुड और हॉलीवुड तक जाए। बुरहानपुर भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के आदित्य चंद्रमोहन प्रजापति, और आर्य समाज जो एक बहुत ही प्रतिष्ठित संगठन है और आज़ादी की लड़ाई से लेकर उसके बाद तक हम सब जानते हैं कि आर्य समाज ने बहुत सारी जो कुरीतियाँ रहीं और तमाम चीज़ें रहीं, उनके विरुद्ध भी एक लंबा संघर्ष किया। उसके वो मध्य प्रदेश और विदर्भ के एक प्रमुख पदाधिकारी भी हैं। सांसद प्रतिनिधि के तौर पर भी यहाँ कार्य कर चुके हैं और टिकट की दौड़ में भी वो टॉप 4 तक आ चुके हैं। तो जाहिर है भविष्य उनका बहुत उज्जवल है। चलिए मुलाकात कराते हैं। आदित्य जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आपको नमस्ते, धन्यवाद। पहला सवाल जो मेरे मन में आता है कि कार्यकर्ता भाव, बीजेपी में हम इसकी बहुत चर्चा सुनते हैं और आपको करीब करीब 2-2.5 दशक इस पार्टी में हो गया है। कैसे देखते हैं आप इस कार्यकर्ता भाव? भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, मैं जो मेरी समझ है, वो शरीर की जो आत्मा होती है वो ही भारतीय जनता पार्टी का आत्मा है। जो कार्यकर्ता है वो आत्मा के रूप में काम करता है। यदि आत्मा शरीर से हट जाएगी तो शरीर मृत हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी की जो आत्मा है वो कार्यकर्ता है। और आपने अभी निकट भविष्य में देखा होगा, जो हमने नाम नहीं सुने, कभी नाम देखे भी नहीं, उनको शीर्ष पदों पर बैठा दिया गया। तो यही भारतीय जनता पार्टी की आत्मा है कि वो कहीं से भी अपने जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं, बड़े नेता देखते रहते हैं कि कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, उनकी नज़र हर कार्यकर्ता पे है। तो कहीं से भी जो अच्छे कार्यकर्ता हैं उनको उठाकर टॉप जगह पर बिठा देते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा, ये भाव बड़ा महत्वपूर्ण है। तो कहीं आप ये भी देखते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता ये चाहता होगा कि वो ऐसी जो अदृश्य और छिपी हुई आंखें हैं जो देख निरंतर रही है, वो उन निगाहों में अपना नंबर, अपना मकाम, अपना कद काफ़ी ऊंचा करे। जी, निश्चित रूप से हर कार्यकर्ता जो चाहता है कि वो काम कर रहा है भारतीय जनता पार्टी में, वो कहीं ना कहीं सोचता है कि मैं कहीं जब भी अवसर मिलेगा मैं बड़ी जगह पे, बड़े पद पे कार्य करूंगा। तो जब मौका मिलता है तो जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वो उस कार्यकर्ता को उसका जो समुचित स्थान है वो बिल्कुल देते हैं। मिलता है। आप एक ऐसे परिवार से आते हैं जहां राजनीति की परंपरा तो रही है और जीविकोपार्जन के लिए, ब्रेड एंड बटर के लिए आपने अधिवक्ता व्यवसाय को चुना। तो जब 22-23 साल की उम्र में आपने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, मन में कहीं असुरक्षा का भाव नहीं था कि मैं एक ऐसे क्षेत्र को चुन रहा हूं जो है तो जन सेवा का, लेकिन यहाँ निश्चितता कुछ नहीं है? क्या ये भी एक कारण रहा कि आपने अपनी वकालत एक इसको मजबूत आधार बनाने की कोशिश की? नहीं, मैं समझता हूँ कि जो भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ कार्य करता है उसमें सुरक्षा का भाव आ जाता है, असुरक्षा तो कहीं नहीं रहती।
जो भी छोटे से छोटा कार्यकर्ता या बड़े से बड़ा नेता, बड़े से बड़ा राजनीतिज्ञ जो भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा है, वो यदि भारतीय जनता पार्टी में काम करता है तो निश्चित रूप से वो ये समझता है कि मेरी सुरक्षा 100% संभव है। उसको कहीं वो असुरक्षित नहीं समझता। क्या कारण है इसका? कारण ये है कि एक तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राष्ट्र के हित में सोचता है, तो एक वो उसमें फीलिंग आती है कि मैं राष्ट्र के लिए काम कर रहा हूं, तो वो एक फीलिंग उसको हमेशा सुरक्षा का भाव देती है। मेरी समझ से ये है। दूसरा, जो हमारे नेता लोग हैं, जो हमारे राजनीतिज्ञ हैं, वो कोई भी कार्यकर्ता को अछूता नहीं छोड़ते। यदि हम बड़े नेताओं के पास जाएंगे कि साहब हमको ये समस्या है, तो निश्चित रूप से हमारी समस्या हल होती है। तो छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो या बड़े से बड़ा कार्यकर्ता हो, वो भारतीय जनता पार्टी में कार्य करने के समय 100% सुरक्षित है। आपका कोई ऐसा अनुभव हुआ आपको कि नाम भले ही आप ना बताना चाहें कि किसी बड़े नेता ने उलझन के या मार्गदर्शन के किसी क्षण में आपकी बड़ी मदद की? मेरे हाँ, बुरहानपुर के सांसद जी हैं, वो मुझे कोई भी तकलीफ होती है तो हमेशा मेरे साथ खड़े हैं। मुझे कई जगह पर मैं कार्य करता हूँ। यदि हम आर्य समाज के माध्यम से सोचे तो मैं अभी कुछ उसमें ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा, तो कई कार्य हम ऐसे करते हैं जिसमें तकलीफ आती है, लेकिन वो हमेशा साथ में खड़े हैं। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे साथ में कोई बड़ा नेता नहीं खड़ा है। तो मैं 100% यदि धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए और अपने कार्य के लिए भी कोई काम करता हूं, तो मुझे निश्चिंता है कि मेरे पीछे हमारे बड़े नेता हैं। तो आर्थिक असुरक्षा जैसा कोई भाव कभी मन में नहीं रहा? आर्थिक असुरक्षा का भाव कभी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सोचता ही नहीं है। वो आर्थिक रूप से पार्टी में काम नहीं करता। वो सिर्फ राष्ट्रहित के लिए या धर्म के लिए काम करता है। तो मैं नहीं समझता कि कोई भी कार्यकर्ता आर्थिक रूप से सोचता होगा कि मुझे कहीं आर्थिक फायदा उठाना पड़े इसमें, तो ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं सोचता। हाँ, भारतीय जनता पार्टी में कार्य करने के साथ साथ उसको आर्थिक फायदा कैसा हो सकता है, वो जो काम कर रहा है, तो कई अधिकारी हैं, कई कुछ है, तो उसके जो एनओसीज है या कहीं है तो उसको इजी वे में मिल जाती है। मैं तो ये समझता हूँ। तो आर्थिक असुरक्षा तो कहीं नहीं जी। लेकिन जैसा कई बार आरोप भी लगता है कि रूलिंग पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसका तो बड़ा दबदबा होता है, और कई बार हम देखते भी हैं चाहे कांग्रेस की सरकार हो, सरकार जब रहती है तो कार्यकर्ता का बड़ा जलवा रहता है। बड़ी गाड़ियाँ, कलेक्टर के कमरे से निकलना, मंत्री जी के पास जाना, तबादले चुटकियों में करा देना, ये सब चीज़ें भी देखी आपने? देखिए, थोड़ी थोड़ी तो होती है। हाँ। इसमें मैं आपको मना नहीं करूंगा, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो थोड़ा तो फायदा उसको मिलना भी चाहिए। मेरी समझ ये है कि थोड़ा फायदा, हाँ, लेकिन ये नहीं है कि वो कोई आर्थिक यदि किसी को नुकसान ऐसा कर रहा है, ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा कतई नहीं है। वो अपने कार्य कर रहा है, उसमें उसको फायदा मिल जाता है कार्यकर्ता होने का, इतनी सी बात है। हमने ये भी देखा कि बीजेपी का जो नेता है, जो सक्रियता से कार्य कर रहा है, वो तो फिर भी जीवन में एक संतुलन लेकर चलने की कोशिश करता हुआ दिखता है, लेकिन उसके नाते रिश्तेदार कई बार ऐसा लगता है कि वो पटरी बदल रहे हैं। ऐसी चीज़ें भी आप फील करते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं? थोड़ी थोड़ी तो हर जगह है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो इस चीज़ को सब मैनेज कर लेते हैं। जो कोई नेता का रिश्तेदार यदि कुछ ऐसी स्थिति में आता है तो उसको बराबर बैठा दिया जाता है। ये देखा आपने? बिल्कुल देखा। और अच्छे से समझा भी दिया जाता है? बिल्कुल अच्छे से समझा दिया जाता है। उनको लूप लाइन में बैठा दिया जाता है कि भैया कि ये आप थोड़ा, आपका रिश्तेदार है, आपका भाई है, आपका भतीजा है, जो भी है, वो जो जैसा कर रहा है तो उसको बराबर बैठा दिया जाता है। जी, ये चीज़ है। और आपने ऐसी कौन सी चीज़ देखी इस पार्टी में जो आपको बहुत आकर्षित करती है? बैठकें जो होती हैं, क्योंकि हमने ये सुना है कि बीजेपी हमेशा अपने कार्यकर्ता को तैयार रखती है चुनाव के लिए या समाज सेवा से जुड़े कार्यों के लिए। भैया ये करना है, अब इसमें लग जाओ, इसका डेटा तैयार कर लो, इसका ये कर लो, प्रशिक्षण वर्ग हैं, अब यहाँ चलिए, वहाँ चलिए। तो आप भी इसका हिस्सा होते ही होंगे? बिल्कुल इसका हिस्सा रहा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता को कभी बैठने नहीं देती। निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं आज यहाँ जाना है, आज ये प्रशिक्षण में जाना है, आपको ये डेटा तैयार करना है,
वो 24 घंटे काम कराती रहती है। तो इसका फायदा भी मिलता है और कार्यकर्ता उसमें लगा रहता है। तो हम समाज के नीचे, जो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, वो समाज के नीचे वर्ग से लेके ऊपर वर्ग तक सब जगह पहुंच जाता है। यही कार्यक्रमों के कारण जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता बनाते हैं कि आपको आज ये प्रोग्राम है तो आपको उसमें लगना है, तो बिल्कुल निश्चित रूप से जिलाध्यक्ष जी द्वारा या ऊपर सब जगह बताया जाता है कि आपको एक टीम तैयार कर दी जाती है और वो टीम लगी रहती है। वो टीम निरंतर काम एक चीज जो और सुनी जाती है और कही जाती है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चाहे उसके साथ पार्टी में अच्छा हो या बुरा हो, वो मुंह नहीं खोलता मीडिया के सामने, चुप रहता है, संतुलित बात करेगा। अगर टिकट, जैसे आपका भी नाम था, टॉप 4 तक आप आ गए थे, लेकिन टिकट नहीं हुआ, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं था कि आप मीडिया में पहुंच गए, मैं नाराज हूँ, दुखी हूँ, मुझे तो बिल्कुल टिकट मिलने ही वाला था, फला साहब ने गड़बड़ कर दी, कटवा दिया। ये जो चीज़ें हैं, ये क्या सिखाई जाती हैं आपको, या खुद आप लगातार प्रशिक्षण और इन सब में बैठते बैठते ये समझ जाते हैं कि पार्टी की बात कहाँ कहनी है, कहाँ नहीं कहनी? दोनों चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो सिखाते भी हैं, और जब आप भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं तो निश्चित रूप से ये इनबिल्ट हो जाती है, ये ब्लड में आ जाती है कि आपको मीडिया के सामने कुछ नहीं बोलना है, जो बोलना है वो अपने रूम में बोलना है, जो नाराजगी जाहिर करनी है वो रूम में करनी है। मीटिंग में बोलते हैं आप लोग खुल के? बिल्कुल बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं। अपनी शिकायत, नाराजगी सब रखते हैं? मेरे लिए तो बोला जाता है कि सबसे ज्यादा शिकायत मैं ही करता हूँ बुरहानपुर। अच्छा, अंदरूनी बैठकों में? अंदरूनी बैठकों में। हाँ। तो हम अंदरूनी बैठकों में करेंगे, वो हमारे घर का झगड़ा है, कुछ भी जो भी झगड़ा है वो हम बाहर थोड़ी करेंगे। मतलब ये जो दावा आपके यहाँ नेता करते हैं, मैं सही मानूं आपकी बात से कि हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र पूरी तरह मौजूद है? आंतरिक लोकतंत्र पूरी तरह मौजूद है। हाँ, पूरी तरह मौजूद है जी। कोई बड़ा नेता भी रहे वो भी सुनता है गंभीरता से? बिल्कुल सुनते हैं, सुनना ही पड़ता है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही कहा, कार्यकर्ता शरीर की आत्मा है, तो आत्मा की बात तो शरीर को सुननी पड़ेगी, नहीं तो वो तो गिर जाएगा। बहुत बढ़िया। हाँ, आत्मा ही शरीर से बोलती है कि भैया आपको खाना खाना है, तो वो हाथ उठाता है और खाना खाता है। हाँ। तो यही आत्मा कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता की बात बड़े नेताओं को सुननी पड़ती है। जैसा आपके बारे में भी हमने सुना कि टिकट के नज़दीक पहुंच गए थे, तो ऐसे में मैं इसको थोड़ा दार्शनिक सवाल के रूप में आपके सामने ला रहा हूँ। बड़ा कठिन होता है कि मैच में सिलेक्शन हो गया आपका और अब आप फाइनल खेलने वाले हो, और अचानक पता चलता है कि नहीं भैया, कुछ जातिगत समीकरण थे, फला साहब का ज़्यादा प्रेशर था और इस बार इनको देना है टिकट। ऐसे में एक कार्यकर्ता कैसे अपने मन को समझाता है? वहाँ टूटता है मन, भैया आप लंबे समय से काम कर रहे हैं, फिर खड़ा करना अपने को, फिर एक कार्यकर्ता की तरह फिर तैयारी में लग जाना, नहीं तो मतलब ये हो गया कि विधायक बनते बनते चूक गए। यही भारतीय जनता पार्टी में सिखाया जाता है। मैं मेरे संबंध में बता दूं कि मैं भी टिकट मांग रहा था, टिकट नहीं मिला, टिकट माननीय अर्चना दीदी को मिल गया, उनका फॉर्म भी मैंने भरा है। आज की स्थिति में बुरहानपुर में सांसद जी का फॉर्म मैंने भरा है, अर्चना दीदी का फॉर्म मैंने भरा है, मंजू दादू जी का फॉर्म मैंने भरा है, महापौर जी का तो मैं अभिकर्ता ही था। तो ये जो चारों बड़े नेता हैं, इनके फॉर्म ही मैंने भरा है, इनका फॉर्म मैंने ही सबमिट किया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में यही भाव आता है कि चाहे टिकट किसको मिला हो, हमको भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना है। एक चीज जो हम और सुनते हैं कि देखते भी हैं कि बड़े बड़े नेता आपके यहाँ बीजेपी में चुनाव के काम में ऐसे लगते हैं कि जैसे जीवन मरण का प्रश्न है। पूर्व मुख्यमंत्री हो, संगठन का बड़ा पदाधिकारी हो, केंद्रीय मंत्री हो, अगर उसको प्रभार दे दिया और उसको भेज दिया तो वो 1-1.5 महीने ऐसे धुन में लगता है कि जैसे कोई साधु धुनी लगा के बैठा हुआ है। बिल्कुल, परफॉर्मेंस का सवाल आता है। जब किसी को कोई क्षेत्र का प्रभारी बनाया जाता है तो उसके ऊपर दायित्व आता है कि मुझे अपना परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छे से करके बताना है। तो वो बिल्कुल जैसे साधु अपनी संध्या में, अपनी उपासना में लग जाता है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता से लेकर छोटा नेता अपने अपने क्षेत्र में उसी भाव से लग जाता है और परफॉर्मेंस बताना रहता है। भारतीय जनता पार्टी में परफॉर्मेंस बहुत जरूरी है। आपने परफॉर्मेंस नहीं बताया तो आप साइड हो जाइए, बहुत लोग हैं काम करने वाले, बहुत लोग हैं काम करने वाले। तो परफॉर्मेंस के कारण ही हर कार्यकर्ता अपना जो क्षेत्र रहता है उसमें
जी जान लगा के काम करना है। और भले ही आपके दायित्व तो बढ़ते चले जाएं, आपका ओहदा बढ़ता चला जाए, लेकिन परफॉर्मर तो आपको रहना है। परफॉर्मर रहना है। परफॉर्मर नहीं रहेंगे तो आप टिक नहीं पाएंगे उस जगह पे। मूल्यांकन आपका होता चला जा रहा है, अलग अलग उसके लिए कैटेगरीज बनी हुई हैं, श्रेणियां बनी हुई हैं। छोटे नेताओं के लिए, छोटे कार्यकर्ताओं के लिए दूसरे एक कैटेगरी बनी है, उससे ऊपर कैटेगरी बनी है, उससे तो शीर्ष तक कैटेगरी बनी हुई है। तो हर जगह पे उस कैटेगरी पे देखा जाता है कि ये कार्यकर्ता क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तो इसके ऊपर ही मूल्यांकन होता है। 2018 में हमने बहुत सारे बीजेपी के जो स्ट्रैटेजिस्ट, रणनीति बनाने वाले नेता हैं, जब कांग्रेस की सरकार बनी तो उन्होंने बात की जो हमको भी आश्चर्य भी हुआ, हालांकि वो सैद्धांतिक रूप से ठीक बात है। उन्होंने कहा ये अच्छा हुआ बीजेपी के लिए, क्योंकि लंबे समय तक सत्ता में रहने से भी कुछ दुष्प्रभाव होते हैं। और जब सरकार गिरी कांग्रेस की तो भी उन्होंने दुख जताया कि नहीं, ये 5 साल अगर हम विपक्ष में रहते तो हम और मजबूती से अगले 20 साल की तैयारी के लिए अपने को तैयार कर लेते। इसे आप कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल जो नेता लोग ये कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि जब एक साल लंबे समय से सरकार में हम रहते हैं तो कहीं ना कुछ कमियां आ जाती हैं। तो उस कमियों के लिए थोड़े दिन अलग भी रहे तो फिर हमको मालूम पड़ता है, हम अपना मूल्यांकन कर लेते हैं, हम अपने खुद ही अपने को दर्पण में देख लेते हैं कि हमारे में क्या कमी है। तो वो कमी वो 1.5 साल में 5 साल की तो नहीं, वो 1.5 साल में हमने पूरी कर ली। हमको जल्दी दिख गया कि हमारे में क्या कमी थी, उसके बाद फिर हम आ गए वापस। तो ये 1.5 साल अलग रहे, ये अच्छा रहा, अच्छा रहा। आप सहमत हैं? मैं सहमत जी। 1-2 सवालों के साथ विराम दूंगा मैं बातचीत को। कांग्रेस की तरफ आप देखते हैं तो वोट प्रतिशत अच्छा है पार्टी का, भले ही वो उस वोट प्रतिशत के हिसाब से सीट्स नहीं जीत पाती है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत 45 है तो उसका 38 होता है, यानी 5 से 7% मतों का अंतर कम से कम 100 सीटों की हेरफेर कर देता है। 100 सीटें आपके पास आ जाती हैं, आप 160 से ऊपर निकल जाते हैं, और वो इतने प्रतिशत मत कम होने की वजह से वो 65 के आसपास रुक जाती है। तो कांग्रेस की आप कौन सी चुनौती देखते हैं, क्योंकि निगाह आपको बराबर रखनी पड़ती है, क्योंकि 2 ही दल हैं जिनके बीच में प्रतिद्वंदिता है। कांग्रेस के पास एक निश्चित वोट बैंक फिक्स है उनका। अच्छा, उनके पास एक निश्चित वोट बैंक है। भारतीय जनता पार्टी के पास वो निश्चित वोट बैंक नहीं है। तो हमारी तकलीफ ये है, और प्लस पॉइंट ये है कांग्रेस का कि उनके पास एक निश्चित उनका पैमाना उनके पास है कि हमको इतने वोट तो मिलने ही है, उसके ऊपर उनको काम करना रहता है। जबकि भारतीय जनता पार्टी को 0 से काम करना रहता है। तो मैंने आपको जो बताया कि जो कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी का जो बैठ नहीं पाता काम करे बिना, उसका एक कारण ये भी है कि हमको 0 से काम करना है, उनको 30-35% से काम करना है। तो कांग्रेस इसमें प्लस है, लेकिन जनता सब समझती है, जनता को मालूम है कि कौन सी पार्टी को वोट देना है, कौन सी पार्टी देश के लिए काम करेगी, कौन सी पार्टी समाज के लिए काम करेगी। तो जनता सब जानती है, इसलिए हमको उसका फायदा मिलता है। आप कहते हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है अपने उस निश्चित वोट बैंक के चलते कई बार अति आत्मविश्वास में भी आ जाती है। हाँ, बिल्कुल भी फंस जाती है। आती है। एक चीज और जो हम सुनते हैं, जो बीजेपी के अंदर भी मैं सुनता हूं इस बात को, कि बीजेपी जब भी सत्ता में रहेगी तो विकास के काम खूब होंगे, पुल पुलिया बनेंगी, सड़क बनेगी, कई लंबित योजनाएं, सिंचाई योजनाएं, किसी भी शहर के बड़े लंबे समय से 25-25 साल से प्रतीक्षित काम होने लगेंगे। लेकिन किसी व्यक्ति के इंडिविजुअल काम नहीं होते। क्या आप अपने बेटे के लिए कुछ किसी से कहने गए तो कह दिया जाएगा कि नहीं साहब, ये तो मैं अपने बेटे के लिए भी नहीं करा पाया। ये क्या विसंगति है, और क्या इज इट ट्रू, ये सही है? कुछ मायनों में तो सही है। हाँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है वो दूरगामी है, वो छोटे लक्ष्य नहीं रखती। तो जो आपने जो प्रश्न किया वो छोटा लक्ष्य, छोटा प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी बड़े कामों के लिए काम करती है, वो समाज के लिए काम करती है, तो उसकी दृष्टि वहां रहती है, उसके नेताओं की दृष्टि वहां रहती है, ना कि इंडिविजुअल रहती है। लेकिन इंडिविजुअल भी होना चाहिए, मेरे कार्यकर्ता कहा जाएगा। तो मेरा आपके माध्यम से ये भी नेताओं से निवेदन है कि इंडिविजुअल काम भी हों, और
समाज के हित में भी काम करें। बिल्कुल, क्योंकि किसी जरूरतमंद आदमी के लिए जी। पुल पुलिया से कम महत्वपूर्ण नहीं नहीं है उसका व्यक्तिगत काम। हाँ, जबकि वो नीति नियमों के दायरे में हो दायरे में हो। और जो आसानी से किया जा सकता हो, जिसके लिए आपको किसी नियम को न तोड़ना पड़े, जी। कहीं वो गलत दिशा में न चला जाए, ये सारी चीजें। तो आप पूरी तरह संतुष्ट हैं इस पार्टी में और मानते हैं कि ये जन्म जन्म का साथ है? मैं बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी से संतुष्ट हूँ और हमारी पार्टी जब तक राष्ट्र हित के लिए काम करेगी, समाज के लिए काम करेगी, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। वाह, बहुत आपने कई मुद्दों पर बड़ी बेबाकी से आदित्य जी अपनी राय रखी और मुझे याद आता है जो आपने सबसे महत्वपूर्ण बात कही, वो बात ये रही कि कार्यकर्ता आत्मा है और भारतीय जनता पार्टी शरीर है। और आत्मा जो कहती है, हालांकि अब आत्मा का यहाँ बड़ा दार्शनिक रूप भी है, क्योंकि कई बार आत्मा और मन का अंतर भी सामने आ जाता है। तो आत्मा तो हमेशा सच्ची बात कहेगी, क्योंकि उसे अंतरात्मा भी कहा जाता है, जी। यानी ईश्वर का प्रतिरूप है। तो अब बीजेपी के लिए ये भी चुनौती है कि वो मन की भी सुने और आत्मा की भी सुने। मैं आपको दार्शनिक जब बात आपने कही तो मैं दार्शनिक रूप में बता दूं कि 3 चीजें कभी नहीं मरती, वो हमेशा विद्यमान है, ईश्वर, आत्मा और प्रकृति। तो भारतीय जनता पार्टी की आत्मा कार्यकर्ता जो है वो कभी नहीं मरता, इसीलिए हमारी पार्टी हमेशा शीर्ष पे है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से इसके बाद कुछ अधिक कहने की ज़रूरत नहीं रह जाती, लेकिन आदित्य जी ये मानते हैं और वो बताते हैं बहुत गर्व से कि वो जिस जगह से चुनाव लड़ना चाह रहे थे बुरहानपुर से, वहाँ उन्हें टिकट नहीं मिला और पार्टी की एक स्टालवर्ड दिग्गज नेता अर्चना जी को, जो पूर्व मंत्री भी हैं, उनको मिला। लेकिन कोई फ़र्क नहीं है इससे, उन्होंने उनका भी फॉर्म भरा और बुरहानपुर की जो विधायक हैं वर्तमान मंजू राजेंद्र दादू, उनका भी फॉर्म भरा। ज्ञानेश्वर पाटिल जी जो सांसद हैं उनका भी भरा। और ये प्रक्रिया चलती रहती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो ऐसा नहीं है कि होता नहीं है, मन टूटता है, मन पर असर आता है, लेकिन प्रशिक्षण ऐसा है कि ये सिखाया जाता है कि अगर इस पर काबू पा लिया तो वो अदृश्य आंखें जो आपको देख रही हैं, जिनका मूल्यांकन आपको पता नहीं है वो कहाँ कहाँ हैं, किधर किधर हैं, कैसे कैसे देख रही हैं, लेकिन वो देख रही हैं। तो बीजेपी का कार्यकर्ता ये जानता है, जैसा आदित्य कह रहे हैं, कि उनकी सबसे जुझारू और लड़ाकू कार्यकर्ता की छवि है पार्टी की अंदरूनी बैठकों में, जहां नेताओं का कहना है कि सबसे ज़्यादा शिकायत आदित्य करते हैं, लेकिन वो अंदर है, बाहर नहीं। बाहर एक मर्यादित कार्यकर्ता का स्वरूप है। तो ये दोनों चीज़ें जो वो कहते हैं कि 3 चीज़ों को कभी क्षति नहीं पहुंच सकती, हालांकि पहुंचती भी है, ईश्वर को छोड़ दें हम तो, अंतरात्मा को भी कई बार क्षति पहुंचती है और प्रकृति को भी पहुंचती है, लेकिन ये इनका रूप अविनाशी तो है। तो वो कहते हैं कि कार्यकर्ता अविनाशी है, वो हमेशा रहेगा, था, है और रहेगा। और यही वजह है कि बीजेपी भी उनके लिए एक ऐसी पार्टी है जो मातृ और पितृ तुल्य है, और वो मानते हैं कि ये साथ जन्म जन्म का है। लेकिन वो ये भी बात कहते हैं कि पार्टी राष्ट्र, धर्म और जन चेतना और जन सेवा के जिस मार्ग पर है, हमारा और उसका साथ अक्षुण्ण है। कार्यकर्ता कहीं में इतना ही। अगली बार एक और कार्यकर्ता के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार।